ये इसका मुंह मेरी तरफ कर दो ना, इस स्क्रीन का ऊपर वाली का। हाँ जी। अब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास मिल गया। एनडीए 2022 अभी 10 अप्रैल को जो पेपर हुआ है, मेरे पास सी सीरीज़ है, मैं उसका सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लगा हुआ है, मैं करा देता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा इक्वल टू -5/12, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले टेन थीटा ले लिया मैंने 5/12, ये आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। ये थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्यों? क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हो जाएगी, या साइन थीटा की वैल्यू -5/13 हो जाएगी। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 5/13 अथवा -5/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट का आंसर आ गया सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है cos is to 4 7 थीटा 7/8। देखिएगा, ये हो जाएगा cos रेज टू 4, इसको लिख सकता हूँ मैं π-π/8 प्लस cos रेज टू 4 π-3π/8। इसको और सॉल्व किया, ये हो जाएगा cos रेज टू 4 π/8 प्लस cos रेज टू 4 3π/8। और इसे चेंज कर लेता हूँ मैं, cos रेज टू 4 π/8 प्लस cos रेज टू 4 π/2 माइनस π/8। और इसे सॉल्व किया, ये हो जाएगा cos रेज टू 4 π/8 प्लस साइन रेज टू 4 π/8, क्योंकि π/8 पर चेंज हो गया, π/2 पर ही चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8 कॉस स्क्वायर π/8। इसकी वैल्यू 1 है, 2 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने, ये आ जाएगा साइन रेज टू साइन π/8 कॉस π/8 होल स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको 4, यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा 4। फॉर्मूला बन गया ये 1 माइनस साइन π/4 अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये वाला भी हो गया 2। 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 दे रखा है, 4 - 1 3/4, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका सेकंड। और करा देते हैं, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा। साइन स्क्वायर, इसका मैंने बार बार आपको क्वेश्चन क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 π/4 प्लस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 π/4 माइनस थीटा। ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, बाहर है, ये 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा कॉस π/2 प्लस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। सॉल्व किया, ये हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट साइन 2 थीटा, ये भी हो गया साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा आंसर आ गया। देखो दे रखा है क्या, ए ऑप्शन आ गया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ करा देते हैं। देखो फोर्थ दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर टावर एक क्षैतिज समतल पर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर h लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, ध्वजदंड ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। समतल के किसी बिंदु पर ध्वजतल के शीर्ष और उन्नयन कोण थीटा और 2 थीटा है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ये दे रखा है हमें, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और h लंबाई का ध्वजदंड है, यहाँ से यहाँ तक ये h है, टावर की ऊंचाई h1 है, ये भी थीटा है और ये वाला भी थीटा है। इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D, ये ले लो L। ट्राइंगल देखो ABC में, ट्राइंगल ABC में h1/L = tan थीटा हो जाएगा। और ट्राइंगल ACD ले लो, इसे ACD में h1 + h/L = अब की बार एंगल हो गया tan 2 थीटा, क्योंकि ये भी थीटा ये वाला भी थीटा, दोनों को डिवाइड कर देता हूं मैं, तो हो जाएगा देखो h1/h1 + h = tan थीटा अपॉन
tan 2 थीटा। फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, ये हो गया h1 अपॉन h1 प्लस h इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सॉल्व कर लेते हैं, ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गए, 2h1 इक्वल टू h1 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आ जाएगा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया h1 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस h1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ h1 दे रखा है, इसको इधर ले लिया, इसको इधर लिया तो एक h कट गया, h1 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, और इधर आ जाएगा h1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो h1 की वैल्यू चाहिए, तो h1 आ गया h1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा। आंसर आ गया cos 2 थीटा, सी ऑप्शन, h cos 2 थीटा। फोर्थ का ऑप्शन कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। फिफ्थ दे रखा है, जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से परिवर्तित होकर थीटा पर पहुंचता है तो टावर की छाया x मीटर लंबी हो जाती है। यदि टावर की ऊंचाई √3x है, निम्नलिखित में तो कौन सा सही है। देखिए, ये पहले 60 डिग्री था इसका उन्नयन कोण, उसके बाद थीटा बढ़ गया, ये x बढ़ गया, ये √3x दे रखा है, ये y हो गया, ये हो गया a b c और d। सबसे पहले मैं ट्राइंगल a b c में ले लेता हूँ। ये देखिएगा √3x अपॉन y लंब बटे आधार tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया। √3 वैल्यू होती है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू x आ गया। वापस ले लिया मैंने ट्राइंगल a b d में, a b d में ले लिया। a b d में ऊंचाई तो अभी भी √3x है, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। ये √3 हो गया, x ऐसे कैसे, ये वाला y की जगह x लिखा हुआ है, tan थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू हो गई √3 अपॉन 2, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। √3 अपॉन 2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.85 होती है, 0.85 होती है, तो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। देखिएगा 60 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आ जाएगी, tan 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि √3/2 की वैल्यू 0.85 और और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सी ऑप्शन आ जाएगा, ये इसका सी ऑप्शन। देख लो एक बार सी ऑप्शन आ रहा है क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2, 0.85 आ जाएगा। 0.85 45 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होता है कि ये हमें चेक करना है, क्योंकि tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है 1.73, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 1/1.73 हो गई 1.73। तो सी ऑप्शन नहीं आएगा इसका आएगा ये बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है इसका आंसर, ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं, 6 दे रखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 दे रखा है। फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स -1/2 tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4 को लिख दिया मैंने tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x/3 ऐसे की ऐसे। फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट ही, tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2। सॉल्व कर लिया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, कैंसिल हो गया, x/3 इक्वल टू 1/3 आ गया, 1/3 x इक्वल टू 1 आ गया, ए ऑप्शन आ गया। फॉर्मूला लगा दिया था जो मैंने क्लास में लगाया था, डायरेक्टली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट करते हैं, 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू ये sin इनवर्स x प्लस इसको भी sin इनवर्स x लिखा, इसको 2 लिखा, प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई लिखा। इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो ये बन जाएगा 2 sin इनवर्स x, उधर चला गया, π/2 बच गया, sin इनवर्स x इक्वल टू π/4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/√2। सी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं,
कह रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा नॉट इक्वल टू 1, टेन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है ये। तो देखिएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये सारे के सारे को इधर ले लिया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा आ गया 1 हो गया। ये टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ये 1 हो गया। कहाँ पर होता है? ये 45 डिग्री पर होता है। आंसर आ गया 45 डिग्री, π/4 बी ऑप्शन आ गया। वन प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस 9 थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है। टेन टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस टेन 9 थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा टेन 9 थीटा इक्वल टू 2, इन सबको उधर ले गया। ये देखिएगा, ये टेन 9 थीटा ऐसे की ऐसे, टेन थीटा ऐसे की ऐसे, ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा टेन 9 थीटा हो गया। ये नीचे आ गया टेन 9 थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन 9 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया है, 1 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, बी ऑप्शन। और कर देते हैं, दे रहे हैं साइन 0, साइन 10, साइन 20, साइन 30 अप टू साइन 360 डिग्री। पहले पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे पाद में, चौथे पाद में, चारों की चारों पाद में दे रखा है। साइन 0 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री अप टू साइन 90 डिग्री। ऐसे ही आ जाएगा साइन 100 डिग्री, साइन 110, इस तरीके से ये आ जाएगा साइन 180 डिग्री यहाँ तक, प्लस साइन 190 डिग्री, साइन 200 डिग्री अप टू साइन 270 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन 280 डिग्री, 290 डिग्री, साइन 290 डिग्री अप टू साइन 360 डिग्री। सारे के सारे कटते चले जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, सारे के सारे कट जाएंगे। आंसर आ जाएगा 0, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। 11 कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 अवयव दे रखे हैं। सभी उप समुच्चयों में विचार कीजिए जिनमें से किस समुच्चय में 4 का अधिक समुच्चय है। यानी कि 4 हमें चाहिएगा। 4 कितने उप समुच्चयों में आता है? तो देखो 1 2 3 4, इससे क्या क्या समुच्चय उप समुच्चय बन सकते हैं? पहला समुच्चय तो यही हो गया 1 2 3 4, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 1 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, और 2 3 4 हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया आंसर, सी ऑप्शन। सभी में 4 है। उप समुच्चयों की बात थी। 12वां प्रश्न दे रखा है, 2 अरिक्त समुच्चय दे रखे हैं, ए और बी के संबंध में विचार करना है। एक्स ए यूनियन बी को व्यक्त करता है, तो इसका मतलब एक्स या तो ए में होना चाहिए, ए में नहीं हो, ना तो ए में होना चाहिए ना बी में होना चाहिए, ये गलत हो गया। और x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब x ए में या बी में नहीं होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए था, तो ये भी सही है, ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया डी ऑप्शन, क्योंकि x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ना तो x ए, जब ऐसा ए इंटरसेक्शन बी है x, इसका मतलब ए में भी होना चाहिए था, बी में भी होना चाहिए था। अब इसमें नहीं है तो x इंटरसेक्शन x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, ये सही होता है। इसमें और आता है, इसमें उल्टा हो गया, डी ऑप्शन आ गया। 13वां कर देते हैं। 2 अरिक्त समुच्चयों ए और बी के संबंध में विचार करना है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कभी बराबर हो सकते हैं जब ए इक्वल टू बी हो। बिल्कुल सही है, दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों की दोनों बराबर हों, ये सही है। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये दे रखा है इन्होंने फाई, ये फाई तभी होगा जबकि ये दोनों की दोनों ए इज इक्वल टू बी हो, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन आ गया। 14वां कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स और वाई द्वारा परिभाषित धनपूर्ण पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एन के संबंध में विचार करना है। स्वतुल्य, सम्मित है, संक्रामक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करता हूं मैं। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक कर रहा हूं। स्वतुल्यता के लिए x रिलेटेड टू x होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 0 होता है, सत्य है।
क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x² कट गए, 5x² कट गए, 0 हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममितता देख रहा हूं मैं। सेकंड, सममितता में मैंने x रिलेटेड टू y सही माना है, सही है, सही है, तो इसका मतलब x² माइनस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। अब मैं y रिलेटेड टू x ले रहा हूँ, y रिलेटेड टू x और y को इंटरचेंज किया, y² माइनस 5xy प्लस 4x², इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सममित नहीं है, केवल स्वतुल्य है। ए ऑप्शन आ गया इसका, केवल स्वतुल्यता है, संक्रामकता होगी नहीं। और कर देते हैं, देखो कह रहे किसी समुच्चय ए पर विचार करने संबंध आर के लिए, जब आर स्वतुल्य तो आर इनवर्स भी स्वतुल्य होगा, आर सममित है तो आर इनवर्स भी सममित होगा, आर संक्रामक है तो आर इनवर्स भी संक्रामक होगा। थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखा हुआ है मैंने। आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही हैं, डी ऑप्शन। 16वां देखिएगा, 16वां कह रहे हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। 1 1 1 ये दे रखा है, डेल 1 प्लस डेल 2 का मान चाहिए। डेल 2 लिख लेता हूं मैं पहले, डेल 2 है, मैंने कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, ये आगे क्यू आर पी और ये हो गया आर पी क्यू। क्या ऐसा दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है, तो ऐसा कर सकते ना, क्यू दे रखा है, इस पी को मैं ऊपर सममित रूप में बिल्कुल चेंज कर लेता हूं। ये देखो क्या हो गया, 1 पी क्यू और ये नीचे सका दिया 1 क्यू आर 1 आर पी। क्या ये डेल 1 के बराबर है? क्या देख लो, 1 पी क्यू 1 क्यू आर और 1 आर पी। इसका मतलब डेल 1 इक्वल टू डेल 2, तो डेल 1 प्लस डेल 2 की वैल्यू हो गई 2 डेल 1, ये 2 हो गया, डेल 1 ले लिया मैंने, ये रहा, ये डेल 1 लिख रहा है, इसको मैंने लिख लिया 1 1 1 और पी क्यू आर और यहाँ आ जाएगा क्यू आर पी। इसको एक्सपेंड कर लिया, ये हो गया 2, एक्सपेंड किया क्यू पी माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस 1 पी आर माइनस क्यू स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, ये 2 दे रखा है, माइनस को कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस को कॉमन लिया, माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू हो गया माइनस आर क्यू हो गया माइनस पी क्यू हो गया। इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ, ये माइनस दे रखा है, इसको इसके गुणनखंड होते हैं, ये तो 2 दे रखा है, इसके गुणनखंड होते हैं 1/2 और p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी होल स्क्वायर, ये दे रखा है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हमेशा ऋणात्मक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पी क्यू आर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा है, सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव दे देगा हमेशा ऋणात्मक हो जाएगा। ये दे रखा है a माइनस बी, मैंने थ्योरी में आपको बताया था, इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन याद रखना है। देखो बिल्कुल वही कि वही क्वेश्चन आ गया याद करने के लिए, a माइनस बी, ये दे रखा है, a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, c कॉमन आ गया। कहाँ से? a कॉमन पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से, abc कॉमन आ गया, 1 1 1 आ गया, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया। इसका एक्सपेंशन मैंने आपको याद कराया था, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a है, बहुत बार कहा था कि इसे याद कर लेना। और ये आ जाएगा ABC का मान दे रखा है 6 और इसका मान दे रखा है 2, 12 आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। और करते हैं, देखो दे रखा है एक सीमेंट, ये भी मैंने आपको याद कराया हुआ है, बिल्कुल मैंने 5 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यूज लर्न कराई हुई थी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ABC BCA CAB, इसकी वैल्यू है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। कहते हैं 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। इसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस का कॉमन, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा या ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, 1 2 3 डी ऑप्शन आ गया। तीनों की तीनों सही हैं, क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन था और ये 0 दे रखा था, इसके गुणनखंड ये सारे के सारे सही हैं। दे रखा है ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे रखा है mn, बी दे रखा है, सी दे रखा है, संबंध में विचार किए, पहले सी ए सी बी, क्योंकि ऑप्शन कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी ए कर लेता हूं, ये देखिएगा सी ए, सी लिख दिया मैंने, mn m माइनस m, ए लिख दिया, ए दे रखा है mm, mn दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया m स्क्वायर और माइनस mn हो गया, और उसके बाद क्या दे रखा है सी बी,
सी तो दे ही रखा है एम माइनस एम, बी दे रखा है हमें माइनस एन माइनस एम, मल्टीप्लाई किया माइनस एम एन आ गया प्लस एम स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये दोनों की दोनों बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ए सी इक्वल टू बी सी कर दूं, ए सी ए दे रखा है एम एन और सी दे रखा है एम माइनस एम दे रखा है, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया एम स्क्वायर माइनस एम एन आ गया। फिर ए सी के बाद बी सी, ये बी ले लिया, बी दे रखा है मेरे को माइनस एन माइनस एम और ये हो गया एम माइनस एम, ये हो जाएगा माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर, दोनों की दोनों इक्वल हो गए, ये माइनस एम, ये सही हो गया, ये वाला सही होगा। सी ए प्लस बी करूंगा, सी ए प्लस बी, तो सी को लिख लिया मैंने, सी दे रखा है एम माइनस एम, ए प्लस बी किया, ए प्लस बी किया तो एम प्लस एम माइनस एन, एम माइनस एम और माइनस और एन माइनस एम, मल्टीप्लाई कर दिया एम स्क्वायर माइनस एम एन और इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया ये आ जाएगा माइनस एम एन और प्लस एम स्क्वायर। देखो यही दे रखा है क्या, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, इसको यहां से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा यहां पर माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों की दोनों सही हो गए। देखो ये एम स्क्वायर माइनस एम एन, इन दोनों को जोड़ता मैं कि सी ए प्लस सी बी, दोनों को जोड़ता, यही की यही कंडीशन आ जाती, ये भी सही हो गया। 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन आ गया। 20 कर देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 दे रखा है, 2 देखो इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने, देखते हैं एडजॉइंट ए पूछा है इसने, एक्सपेंड नहीं करना, पहले एडजॉइंट ए। देखो ए एडजॉइंट ए मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन है, ए की वैल्यू ले लेता हूं मैं, देखो एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, ये यहाँ पे ये एक्सपेंड हो गया, बच गया डिटर्मिनेंट 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 आ गया इसका आंसर, 2 आई आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट आई एन होती है, तो ये डी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, ये दे रखा है के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय, मैंने बताया था आपको थ्योरी में, अव्युत्क्रमणीय तब होता है तब जबकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो ये 2 cos थीटा 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गया, cos 2 थीटा यहां भी आ गया, cos 2 थीटा यहां आ गया 3, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये दे रखा है 3 के 2 के 1, चूंकि ये वाली रो और ये वाली रो समान है, इसलिए सारणिक का मान सारणिक बराबर 0, इसलिए फॉर ऑल ऑफ के सभी मानों के लिए, के सभी मानों के लिए, तो आंसर आ जाएगा कब अव्युत्क्रमण किसी भी मान के लिए, डी ऑप्शन आ गया, के सभी मानों के लिए, 0 1 2 की जरूरत नहीं, किसी भी मान के लिए के का कुछ भी मान रख दो, ये अव्युत्क्रमणी रहेगा। दे रखा है, मान लीजिए ए एक व्युत्क्रमणीय, अब की बार इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे दिया, बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, दोनों में कौन सा सही है चेक करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो बी एडजॉइंट ए दे रखा है, मैंने इधर ए को मल्टीप्लाई किया, इधर भी ए को, अभी मैंने बताया इसको डिटर्मिनेंट ए आई एन लिखूंगा, तो ए बी, ये ए बी आ गया, ए बी एक अदिश मैट्रिक्स आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। और देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और दे रखा है इन्होंने, देखिएगा ये दे रखा है b इज इक्वल टू एडजॉइंट ए दे रखा है, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ए दे रखा है, मैंने यहां पर लिखा b, यहां पर a को मल्टीप्लाई किया, ये भी क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया, दोनों के दोनों सही हैं, ये भी सही हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो नहीं सकता, 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन आ गया। तेईसवां कर देते, समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल ऑर्डर है, ए और बी के संबंध में ए बी एक शून्य मैट्रिक्स है, यदि ए और बी में से कम एक, कोई जरूरी नहीं है ए बी नॉन जीरो हो सकता है, बी भी नॉन जीरो हो सकता है, उसके बाद भी उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ए बी एक तत्समकाव्य दे रखा है, ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दे रखा है,
ठीक है ना। इन्वर्टिबल समान कोटि के वर्ग है, ए बी तो ए बी एक तत्सम है। यहां पर मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी ए इनवर्स को, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स आई आ गया ए इनवर्स आई आ गया, तो ये तत्सम है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ जाएगा, क्योंकि अब की बार इधर ए को मल्टीप्लाई किया, इधर मैं एक और कर लेता हूं, देखिएगा ए बी इक्वल टू आई दे रखा है, यहां पर मैंने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, यहां भी बी इनवर्स को, तो ए इक्वल टू बी इनवर्स आ गया। जब यहाँ बी इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स था या ए इक्वल टू बी इनवर्स था, दोनों इक्वल टू सही है, सेकंड वाला सही है, ए बी एक तत्समक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं दे रखा कि ए और बी का इनवर्स है या नहीं है, तो इसका मतलब यदि ए बी एक तत्समक आव्यूह है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी हो। इसके लिए ना तो दूसरा सही है और ना पहला सही है, आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, डी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, ये दे रखा है यदि ए तीन कोटि का एक तत्समक एलिमेंट आव्यूह दे रखा है और बी इसका परिवर्त मैट्रिक्स है, तो आव्यूह इसकी सारणिक का मान ज्ञात करना है। ए दे रखा है अपने को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और बी कैसा दे रखा है, ए ट्रांसपोज दे रखा है, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए और बी को जोड़ दिया मैंने, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 हो गया, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अपने को ए प्लस बी का, तो डिटर्मिनेंट 0 2 0 0 0 0 0 2, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 8, आंसर आ गया डी ऑप्शन। और कर देते हैं, ये कहता है कि मान लीजिए ए और बी समान कोटि के दो, अब की बार व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स दे रखे थे, पहले नहीं दे रखे थे। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है कि ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, निम्न में से कौन सा सही है देख लेते हैं। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो कैसे कि ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने, ए दे रखा है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखा है। देखिएगा इधर मैंने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, इधर भी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो बी इज इक्वल टू आई आ गया। ऐसे ही बी ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, यहाँ भी मैंने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स को, तो ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब मैंने इधर भी ए को मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी ए को, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, यानी कि ये वाला सही है। अब दूसरे वाला देख लेते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा था हमें, ए बी इज इक्वल टू ए दे रखा था। अब यदि मैंने इधर बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी बी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए बी स्क्वायर आ गया, ये ए बी आ गया। फिर और दे रखा हमें, ये तो मैंने क्या किया था, ए बी को लिया था, अब बी ए इक्वल टू बी ले लिया, यहां पर मैंने ए को मल्टीप्लाई किया, यहां भी ए को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर ए इक्वल टू बी ए आ गया। यहां पे ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा था दोनों तरफ, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर आ जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन दे रखा है। इसमें प्रसार में पदों की संख्या द्विपद प्रमेय है, मैंने बताया था n+1 होती है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस 4/x² होल रेज टू 9, पदों की संख्या थ्योरी में बताइए मैंने आपको, 9 + 1 10 हो जाएगी, बी ऑप्शन थ्योरी में बताया था मैंने। और कर देते हैं, दे रखा है x + y⁻10 के प्रसार के संबंध में निम्न पदों के सभी गुणांकों में 6वें पद का गुणांक अधिकतम तब होता है जब इसके मध्य पद लिए जाते हैं। 10 दे रखा है, सम दे रखा है, इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद t 10/2 + 1, छठा पद हो जाएगा, इसको लिखूंगा मैं t 10c5, तो ठीक है हो गया अधिकतम, क्योंकि मध्य पद अधिकतम होता है। लिख देता हूं, मध्य पद का गुणांक अधिकतम होता है, और मध्य पद कौन सा है, छठा पद ही है, वही दे रखा था। तीसरे पद का गुणांक 9वें पद का गुणांक के बराबर है। तीसरा पद ले लिया मैंने, ये देखो 2 + 1, ऐसे तो लेते हैं, ये हो जाएगा 10c2, और नवा ले लिया t 8 + 1 10c8, 10c8 को लिख सकता हूँ 10c2, दोनों बराबर हैं, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन ये नहीं है, सी ऑप्शन है 27। और कर देते हैं सी 2n 3n 2n 3n 2n - 7 n 5 की वैल्यू चाहिए। देखो ये शीट किसी बच्चे की है, मैंने नहीं लगा रखी है आंसर,
3n 2n, देखो 3nc 2n इक्वल टू 3nc 2n माइनस 7। थ्योरी में बताया था यदि ये समान है इनका जोड़ 2n प्लस 2n माइनस 7 3n के बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए हमें? 3n नहीं चाहिए, 3n की वैल्यू, n माइनस 5 की वैल्यू चाहिए, 7c2 की वैल्यू चाहिए। 7c2 7 इंटू 6 1 इंटू 2 21 आ गया। डी ऑप्शन आ गया, ये नहीं आंसर, डी ऑप्शन आ गया इसका। 29 दे रखा है, सी 51 21, 51 21 को लिख सकता हूं, 51 30 नेगेटिव का दे रखा, सारे के सारे कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। देखो ये इससे कट गया, और फिर ये 29 दे रखा है 22 से कट गया, क्योंकि ये प्लस दे रखा है, ये माइनस, सारे के सारे कट गए, आंसर आ गया जीरो। लेकिन जीरो इसमें दे ही नहीं रखा है, पहले में ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो, लेकिन सी 51 भी 1 है और सी 51 सी जीरो भी 1 है, 1 माइनस 1 सी इसका आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है 300 400 के बीच में से कितनी विषम संख्याएं हैं जिनका कोई भी अंक पुनरावृत नहीं होता है। पुनरावृत नहीं हो रहा है, टोटल डिजिट दे ही नहीं रखी इन्होंने, तो 10 है, 10 डिजिट है, 3 अंक भरने हैं मेरे को, 1 2 3। ये एक तरीके से ही भर सकता हूं क्योंकि यहां पर 3 ही आ सकता है, 4 नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि 4 लूंगा तो बढ़ के आ जाएगा। अब मेरे को विषम लेना है, विषम लेना है तो पहले ये रखना है, एक यहां पर 3 भर दिया मैंने तो 4 विषम अंक रह गए, 4 में से किसी से भी भर सकता हूं। एक यहां खर्च हो गया, 4 यहां, 5 खर्च हो गए, बच गए 5। क्या हो गया? 300 और 400 के बीच में कितनी विषम संख्या है जिनका कोई भी अंक पुनरावृत नहीं होता है। तो एक अंक यहां पे भर दिया मैंने और 4 यहां भर दिए, तो हो जाएगा 5 चौक 20, समथिंग रॉन्ग, सॉरी 2 ही अंक तो भरे मैंने, 5 थोड़ी, 2 ही अंक भरे, 8 आएगा यहां पर, 8 चौक 32 आ गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्योंकि एक यहां खर्च हुआ, एक यहां खर्च हुआ, 2 खर्च हुए, बच गए 8, 8 चौक 32 दे रखा है। इसका मुख्य पूर्णांक क्या है? मैंने बताया था आपको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया था कि इसके लिए पहले इसको परिमेयीकरण करेंगे, 1 माइनस आयोटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/2 1 माइनस आयोटा का हमें मुख्य गुणांक चाहिए, tan इनवर्स माइनस 1/1 माइनस π/4, क्योंकि y नेगेटिव x पॉजिटिव चौथे पाद में होता है, माइनस π/4, बी ऑप्शन आ गया। दे रखा है √3, ये तो कितनी बार बताया, ओमेगा बताया मैंने, ये ओमेगा की वैल्यू है, मैंने आपको वैसे भी कर करके भी बताया था। ये दे रखा है आयोटा √3 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, होल रेज टू 200 है, इसको यूं भी लिख सकता हूं, -1 आयोटा √3/2 होल रेज टू 200, ये वैल्यू होती है ओमेगा की। और इसका मापांक क्या होता है? मापांक तो इसका 1 ही होता है, मापांक इसका 1 होता है, सी ऑप्शन। ये नहीं है, ये नहीं है, सी ऑप्शन है। और कर देते हैं, दे रखा है निम्नलिखित कथनों में फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल 3 6 से विभाजित है, डाल लेते हैं, मैं वैल्यू पुट करा लेता हूं। इन्होंने दे रखा है n greater than 3 दे रखा है, तो n greater than 3 4 रख लेता हूं, 4 रख लेता हूं, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल 3 है, 3 2 1, ये कट गया, 4 6 से विभाज्य नहीं है, ये गलत हो गया, पहले वाला गलत हो गया। अब दूसरा दे रहा है 7 से विभाज्य n greater than 3, n अब की बार n इक्वल टू 5 रख लेता हूं, 5 4 3 2 1 3 2 1, ये कट गया, +3 दे रखा है, 20 + 3 23, 7 से विभाज्य होता नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ना तो 1 ना 2, डी ऑप्शन आ गया। ये कहते हैं 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की टीम चुननी है, कितने तरीके से चुनी जानी, जबकि 2 विशेष खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखा जाना है। हमेशा ही बाहर रख दो, जरूरत ही नहीं है उनको लेने की, तो 9 में से 2 को हटा दो पहले से ही, तो हो गए 7c5 को 7c2 लिख सकता हूं। अभी मैंने सॉल्व किया था कि इसका मान 21 होता, बी आंसर आ गया। और करते हैं, ये दे रखा है x + 1/x⁴ के प्रसार में अंत से n + 1 उल्टा कर दो, इसको कर दो तो मैं उल्टा, ये हो जाएगा 1/x + x होल रेज टू 2n, प्रारंभ से n + 1वां पद, n + 1वां पद मध्य पद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2n/2 + 1 मध्य पद, tn + 1 2n cn और x की पावर 0 आ गया, आंसर आ गया 2n cn। ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, सी ऑप्शन,
ये सी ऑप्शन आ जाएगा। एक्स तो बचा ही नहीं ना इसमें, क्योंकि 1/x और x मध्य पद है, हट जाएगा, सी ऑप्शन। फिर दे रखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम भी, ये मैंने थ्योरी में बताया था। कैसे बताया था कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग उसके q पदों के योग के बराबर है, तो p प्लस q पदों का योग 0 होगा। आंसर आ जाएगा 0। उस थ्योरी से डायरेक्ट ही 0 हो गया। ये लिख देता हूं, p पदों का योग इक्वल टू q पदों का योग। ये दिया है, इसलिए p प्लस q पदों का योग, p प्लस q पदों का योग 0 होता है। लिख देता हूं, p प्लस q पदों का योग बराबर 0। अब आप कहोगे इसमें कैसे है, आ गया ना 9 और 11 20 पदों का योग 0, डी ऑप्शन आ गया। शॉर्ट मेथड बताया था थ्योरी में। 37 समांतर श्रेणी का 5वां पद 1/10 है और 10वां पद 1/5 है। ये भी मैंने थ्योरी में बताया हुआ है कि mवां पद 1/n है, nवां पद, देखो यूं बताया मैंने कि यदि mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है तो a की वैल्यू भी 1/mn है और d की वैल्यू भी 1/mn है। ये मैंने बताया हुआ है। अब ये योगफल चाहते हैं 50 पदों का, 50/2 2 इंटू a प्लस 49 इंटू डी, वैल्यू दे रखी है 50/2 2 mn मतलब 50, a की वैल्यू 1/mn, तो 50 पदों का योगफल 50 प्लस 49/50, ये देखो 50 कॉमन कैंसिल, ये आ जाएगा 51/2, ये आ गया 25.5, बी ऑप्शन। शॉर्ट मेथड है बिल्कुल यही की यही मैंने आपको कराया हुआ है, वैल्यूज लिखा दी मैंने। और सॉल्व कर लेते हैं। 37 38 ये किसके बराबर है, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है। कितने पद है, देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, 7। ये देखो ये 0 0 इसकी वैल्यू है 1 2⁶, 1 2⁵, 1 2⁴, प्लस 0 इंटू 2�3, प्लस 0 इंटू स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 2⁴, प्लस 1 इंटू 2�0। 2 की पावर से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया ये 16 और 80, 80 और 30 110, 112, 113, 115 हो गए। इसकी वैल्यू 115 हो गई। दूसरा ले तो डिवाइड कर रखा है 1 0 1 1 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 इंटू 2⁴, 0 इंटू 2 क्यूब, 1 इंटू 2 स्क्वायर, 1 इंटू 2⁻1, 1 इंटू 2⁻0 हो गया ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 और 4 20, 20 और 2 22 और 1 23, 115 में 23 का डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 बार आ रहा है। 5 का भी आपको द्विचर में लिखना है, ये 2 2 1 बच गया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, बस 101 आंसर आ गया। देखो दे रखा है क्या, ए ऑप्शन आ गया 101। 38वां प्रश्न 39वां कर देते हैं। देखो x³ प्लस y³, ये भी यही है, द्विचर संक्रिया, सॉरी द्विचर अंक है ये। x³ प्लस y³ ये दे रखा है और x प्लस y भी ये दे रखा है। तो सबसे पहले देखो x³ प्लस y³ के फैक्टर किए, x प्लस y आ गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर माइनस आएगा तो वहां प्लस xy, यही वैल्यू हमें पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि x³ प्लस y³ कितने दे रखे, 1 0 0 0 1, फिर दे रखा है 0 1 1 1, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं, 9 हैं। 1 इंटू 2⁸, 0 इंटू 2⁷, 0 इंटू 2⁶, 0 इंटू 2⁵, 1 2 3 1 2 3, प्लस 1 इंटू 2⁴, प्लस 0 इंटू 2 क्यूब, प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 2⁻1, प्लस 1 इंटू 2⁻0। सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 8, 256 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16,
0 4 2 1 256 और 16 272 276 78 279 ये 279 आ गया। और फिर ले लिया मैंने 1 1 1 1 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 इंटू 2 रेज टू 4 1 इंटू 2 रेज टू 3 1 इंटू 2 स्क्वायर 1 इंटू 2 रेज टू 0 ये आ जाएगा 2 16 8 4 2 1 देखते हैं कितना आया 16 8 24 24 और 4 28 28 31 आ गया। डिवाइड करना है अपने को किसमें 279 में 279 में 31 डिवाइड करना है। देखो 9 एकम 9 बार जा रहा है क्योंकि 9 एकम 9 होती है 27 9 आ गया 9 को द्विचर में कन्वर्ट करना है। देखो 9 2 का भाग लगा दिया 4 आ गया 1 2 यहाँ पे आ गया 2 0 2 1 0 आंसर आ गया 1001 दे रखा है क्या नहीं है हाँ बी ऑप्शन आ गया 1001 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से लिखते हैं भाई देखो मैंने थ्योरी में भी बताया हुआ था आपको इस तरीके से लिखते हैं सारे के सारे इसी तरह से किए मैंने। और कर देते हैं एस समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 12 लेस देन 0 x प्लस वाई लेस देन 2 पर विचार करना है। x लेस देन 0 दे रखा है y ग्रेटर देन 0 दूसरे पाद में दे रखा है निम्न में से कौन सा बिंदु सर्वनिष्ठ क्षेत्र में ये नहीं दे रखा है कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएंगे सर्वनिष्ठ क्षेत्र में निम्न में से कौन सा है देख लेते हैं। सर्वनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है इसका देखो 5x माइनस 4y प्लस 12 लेस देन 0 लाइन ट्रेस कर लेता हूं। ये देखो ये लाइन है y इक्वल टू 0 रखा -12/5 और ये 0 आ गया। और यहां पर x इक्वल टू 0 रखा y इक्वल टू 3 आ गया 0 और 3 आ गया। और यहां पर 0 पुट किया 12 लेस देन 0 होता है क्या 12 लेस देन 0 नहीं होता इसका एरिया बाहर की तरफ है। इसका एरिया बाहर की तरफ क्योंकि 12 लेस देन 0 नहीं होता है। फिर दे रखा है x प्लस वाई लेस देन 2 तो 0 लेस देन 2 गलत। अच्छा इसको बना देता हूं x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 2 ये इधर से निकल जाएगा ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 0 2 और ये भी गलत है। इसका मतलब ये एरिया और ये भी बाहर की तरफ इधर की तरफ जाना है इनसे ऊपर की तरफ जाना है। ये 0 और 3 है तो यहां पर इसके इधर आ जाएगा ये 1 से -1 और 4 सी ऑप्शन आ गया क्योंकि 3 से ऊपर दे रखा है तो -1 और 4 आ गया। क्योंकि दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा सॉल्व करके बता देता हूं आपको मैं क्योंकि यहां पर मेरे को x और y की वैल्यू तो लेनी है। देखो ये 5x माइनस 4y इक्वल टू -12 इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5y इक्वल टू 10 दोनों को मैंने घटा दिया -9y इक्वल टू -22 y इक्वल टू 22/9 y इक्वल टू 22/9 ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 बच गए 4 9 चौक 36 अप्रॉक्स 2.4 के बराबर आ जाएगा। 9 दूनी 18 बच गए 4 और 0 9 चौक 36 अप्रॉक्स 2.4 इससे ऊपर निकल गया। और फिर दोबारा से लिख लिया मैंने देखो 5x माइनस 4y इक्वल टू -12 यहाँ पे मैंने 4 को गुणा किया 4x माइनस प्लस 4y इक्वल टू 8 दोनों को जोड़ दिया 9x इक्वल टू 4 हो गया x इक्वल टू 4/9 आ गया लेस देन 1 आ गया लेस देन ये माइनस है माइनस लेस देन 1 इससे ये -1 से भी छोटा है तो ऊपर चला गया -1 और 4 इसलिए सी ऑप्शन आया 40वां। और कर देते हैं दे रखा है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू -1 टू मैंने 0 लिख लो या कुछ भी लिख लो 0.5 दे रखा है अवकलज 0 ही होगा सही कह रहे हैं ये तो। देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है x 0.5 लिखा मैंने इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 दे देगा dy/dx का मान कितना आ जाएगा 0 और 0.5 पर संतत है क्योंकि मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूर्णांकों के अलावा सभी बिंदुओं पर संतत होता है। आंसर आ जाएगा ये भी सही है ये भी सही है 1 और 2 दोनों सही है सी ऑप्शन आ जाएगा। और कर देते हैं अवकलन समीकरण दे रखा है इसकी घात ही तो पूछी है। मैंने बताया था घात कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होती है। मैं दोनों तरफ इसके फ्रैक्शन को हटा देता हूं घातों के फ्रैक्शन को हटा देता हूं। ये दे रखा है 1 प्लस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू y2 होल रेज टू 4/3 दोनों तरफ पावर्स में मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया y2 होल 4 घात आ जाएगी 4 क्योंकि
दो कोटि का अवकलज है, उसी की घात चाहिए, 4 आ गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका 42वां। और कर देते हैं, देखो 43वां कहते हैं रेडियो एक्टिव एक पदार्थ दे रखा है, क्षय होने की दर उस पदार्थ में विद्यमान मात्रा के समानुपाती है यदि आधा पदार्थ तो बाद में करेंगे, पहले तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो इन्होंने दे रखा है डी एन अपॉन डी टी अनुक्रमानुपाती एन के, इसको लिख दिया मैंने डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू के एन, एन को इधर ले लिया, ये के हो गया, डी टी हो गया, इंटीग्रेट किया लॉग एन हो गया, ये हो गया के एक्स प्लस सी हो गया। प्रारंभ में n इक्वल टू 0, n इक्वल टू n0 और t इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया log n0, ये 0 हो गया, ये c हो गया, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया log n इक्वल टू के टी प्लस log n0, ये इधर आ गया log n अपॉन n0 हो गया इक्वल टू के टी हो गया। अब कितने वर्षों बाद है, 100 वर्षों बाद है, t इज इक्वल टू 100, आधा रह गया, log 1/2 रह गया इक्वल टू के 100 रह गया, 1/100 आ गया, माइनस आ गया, log 2 आ गया के, चूंकि क्षय हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा log 2/100, के की वैल्यू log 2/100, ए ऑप्शन आ गया। दे रखा है इसका प्रांत क्या है, मैंने बताया था अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी, अपने को 0 चल जाएगा, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पक्षांतरण कर लिया, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, गुणनखंड कर लिए, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 2 हो गया, x लेस देन 0, द्विघात समीकरण में बताया था मैंने, इसकी वैल्यू मूलों के बीच में होगी 0 और 2, आंसर आ गया डी ऑप्शन। मैंने जब क्वाड्रेटिक की थ्योरी कराई थी तो आपको बताया था। और कर देते हैं 45वां दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4kx के नाभि लंबा और इसके परिमित क्षेत्रफल का 24 इकाई है, एक के का मान, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया, इंटीग्रेशन में भी कराया है और पैराबोला में भी कराया है। जिससे मैंने क्या कराया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वो होता है 8/3 ए स्क्वायर, यहां पर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4kx दे रखा है, इसलिए 24 इक्वल टू 8/3 के स्क्वायर आ जाएगा, 8 × 24, के स्क्वायर बराबर 9 आ गया, के बराबर 3 आ गया, के बराबर 3 आ गया भाई। यहां पर दे रखा है क्या आंसर, सी ऑप्शन दे रखा है। सारी की सारी थ्योरी जब लर्न है तभी आप कर सकते हो, वरना इसको धीरे धीरे कैसे करेंगे, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे ऐसे करेंगे, ये मैंने बनाया इसको, ये बनाया, ये a0 है, 0 to a बनाया, यहाँ पर तो k दे रखा है, ये 0 to k बनाया, अंडर रूट 4kx बनाया, dx बनाया, इंटीग्रेट करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा 24 के बराबर, इतना सारा करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं करना, एग्जाम है, ये याद होना चाहिए, बार बार आता है। ओके, ये दे रखा है टाइगर के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं जो कि स्वर स्थानों पर स्वर, जबकि स्वर सम स्थानों पर ही आते हैं। स्वर तो दे ही नहीं रखे, इसमें दे रखे क्या, कितने स्वर हैं देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। टाइगर आई और ई 2 स्वर दे रखे हैं, और विषम कितने स्थान है, विषम 3 स्थान है, 3 स्थान पर 2 अक्षरों को लेना है, 3p2, और अब कितने स्थान बच गए, 2 ही तो भरे, बाकी के बच गए 3, और 3 ही अवेलेबल है, तो 3p3 हो गया, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये भी हो गया फैक्टोरियल 3, 6 × 6 36 आ गया, बी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, ये दे रखा है यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है, यदि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इसके मूल है तो m + n का मान ज्ञात करना है। अरे मैंने डायरेक्ट रूट सिमेट्रिक रूट्स बताए थे आपको। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है कि यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -p, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है q, और दूसरे मूल दे रखे हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू थोड़ी दे रखी है, अरे दे रखी है यार, कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर कितनी दे रखी है, n दे रखी है, और यहाँ पर -m दे रखी है। अब क्या चाहते हैं, ये दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ -m दे रखा है और यहाँ पर n दे रखा है, दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे हम, कि
ये अल्फा क्यूब, इसको लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस एम। और ये तो है ही, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी क्यू माइनस पी आ गई, ये हो गया पी स्क्वायर 3q इक्वल टू माइनस एम आ गया। इससे अब आसान लगने लगा है, क्योंकि यदि यही जोड़ देता तो m प्लस एन तो मिल ही नहीं रहा था, मेरे को तो माइनस एन प्लस एम मिल रहा था। नहीं, अब माइनस से माइनस कट गया, बहुत आसानी से जोड़ लूंगा मैं। पी क्यू माइनस 3qp इक्वल टू एम दे रखा है, और एन की वैल्यू, अरे ये दे रखी है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, क्यू क्यूब, दोनों को जोड़ना ही तो है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3pq इक्वल टू एम प्लस एन, बस एम प्लस एन की वैल्यू आ गई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3pq। ये आंसर आ गया डी ऑप्शन, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3pq। और कर देता हूं, देखो दे रखा है अल्फा बीटा समीकरण के मूल दे रखे हैं, कौन सा द्विघात समीकरण जिसके मूल ए बी है। पहले तो जो दे रखा है उससे ले लेता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए माइनस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया। क्यों? क्योंकि x का गुणांक तो लेना है माइनस साइन, और अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान वो आ जाएगा ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू ए बी आ गया, और यहां से ए प्लस बी का मान आ गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि वह समीकरण जिसके मूल ए बी है उनमें मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और उनका गुणन अल्फा बीटा प्लस सी है। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी, पहले ऑप्शन में अल्फा बीटा, ए ऑप्शन आ गया। एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी, ए ऑप्शन, ये 0 है। और कर देते हैं, ये कहते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी इनके मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं? जब विवेचक 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट लगा देता हूं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से, ये लगा दिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 और बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। खोल दिया इसको मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca माइनस 4bc माइनस 4ca इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पे तो कुछ अंतर ही नहीं आया। 2ab और दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो 2ab भी ऐसे कैसे रह गया, 2bc और 2bc माइनस 2bc आ गया, और ये 2ca माइनस 2ca इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही तो चाहिए था, a प्लस बी माइनस सी ऑप्शन आ गया। ये नहीं है इसका आंसर, सी ऑप्शन आ गया, ए प्लस बी माइनस सी। 49 और कर देते हैं, दे रखा है अल्फा बीटा समीकरण के मूल हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है इसने, 8 दे रखा है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू दे रखी है, क्यू दे रखी है। वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है क्यू। इसको लिखूंगा मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये स्टेप लिखा है मैंने, आपको एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए था, आपको ये लिखना चाहिए था अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, 16 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 दे रखी है, अंडर रूट 64 माइनस 4q, ये कट गया, 2 वर्ग कर दिया, 2 दूनी 4 64 माइनस 4q इज इक्वल टू 60 आ गया, q बराबर 15 आ गया। डी ऑप्शन आ गया, q बराबर 15 आ गया। देखो q बराबर 15 आ गया, डी ऑप्शन। और कर देते हैं, दे रखा है n का अधिकतम मान क्या है जिसके लिए फैक्टोरियल 3 5 से विभाज्य है। फैक्टोरियल 30 कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 30 कॉमन आ गया, 1 प्लस 35 इंटू 34 इंटू 33 इंटू 32 इंटू 31 अपॉन 2 रेज टू 5 रेज टू n दे रखा है, 5 रेज टू n। तो 30 को लिख सकता हूँ 30 29 28 27 26 25 20 15 10 5 1 5 रेज टू n। तो n बराबर 6 प्लस 1 7 आ गया, 7 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इनसे तो सबसे 30 1 2
3 4 5 6 और एक भी होगा मल्टीप्लाई तो इससे भी हो जाएगा। तो टोटल 7 ऐसे n हैं जिनसे ये डिविजिबल है। नेक्स्ट कर देते हैं। देखो क्या दे रखा है, 2 2 इंटू 1 3 3 3, ये सारे के सारे दे रखे हैं। इनका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, बड़ा लंबा सा प्रश्न है यार। देखो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 और ये हो गया 3 फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल 5, 6 फैक्टोरियल 6, 7 फैक्टोरियल 7, 8 फैक्टोरियल 8 प्लस 9 फैक्टोरियल 9 प्लस 2 दे रखा है। ये वाला 2 और ये वाला 4, चारों तो 6 हो गया। 6 को मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 3 प्लस 3 फैक्टोरियल 3। इसमें से फैक्टोरियल 3 कॉमन आ गया, 4 आ गया, इसको लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 4। अब ये वाला नीचे उतारा मैंने 4 फैक्टोरियल 4, इसमें से फैक्टोरियल 4 बाहर आ गया, 1 प्लस 4 5 आ गया, ये 5 आ गया, फैक्टोरियल 4 आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5। यहाँ से ये नीचे उतारा 5 फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, लास्ट में ये 9 आएगा तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 10। बी ऑप्शन आ गया। सिमेट्रिकली एक बढ़ता चला जा रहा है। सिमेट्रिकली जैसे मैंने 2 को हाथ लगाया फैक्टोरियल 3 मिल गया, 3 को हाथ मिलाया फैक्टोरियल 4 मिल गया, लास्ट में जुड़ता चला गया, फैक्टोरियल 9 को हाथ लगाया फैक्टोरियल 10 मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। दे रखा है 1 2 3, अरे एक ही अवयव तो दे रखा है इसमें। मैंने उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बताई थी, 2n, अवयव एक ही है। ए में एक ही अवयव है, इसलिए उपसमुच्चय मैंने थ्योरी में बताया था 2n, यहां है 2:1, 2। बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आ गया। एक ही है क्योंकि 2 ब्रैकेट दे रखे। देखो अंदर का जो दे रखा है ना वो कर्ली ब्रैकेट में दे रखा है, इसलिए जितने भी कर्ली ब्रैकेट में दे रखे होते हैं वो एक ही अवयव होते हैं। अलग से दे रखा हो तो अलग होता। एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में जहां a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट थ्योरी में बताया था मैंने, प्रॉपर्टीज जब लिखाई थी कि ए बी सी यदि जीपी में है तो a⁻n, b⁻n, c⁻n भी जीपी में होंगे। तो बस ये भी हो गया सही, ये भी हो गया, ये भी हो गया सही। डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया इसका। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। और करा देते हैं। दे रखा है a प्लस बी अपॉन 2, बी प्लस सी अपॉन 2 हरात्मक श्रेणी में। दोनों में तो कौन सी सही है, हरात्मक श्रेणी है। b इजिकल टू 2ac अपॉन a प्लस सी का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, इसमें ज्यादा क्या सोचने की जरूरत है। b इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2 होल अपॉन a प्लस बी अपॉन 2, b प्लस सी अपॉन 2। क्यों, क्योंकि b इजिकल टू 2ac अपॉन a प्लस सी का सूत्र लगा रहा हूं मैं। इसका सूत्र लगाए, ये देखो ये 2 से 2 कट गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, b अपॉन 2a प्लस 2b प्लस c आ गया, ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर bc अपॉन 2, 2 से 2 वापस से कट गया, ये हो गया ab प्लस 2b स्क्वायर bc इक्वल टू ab ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc। क्या कटता है, bc से bc कट गया, ab से ab कट गया, ये b स्क्वायर इधर आ गया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC आ गया। तो ए बी सी किस में आ गए, जीपी की कंडीशन है ये जीपी की कंडीशन है। आंसर आ गया बी ऑप्शन, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है। और कर देते हैं। दे रखा है कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, टेन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या है। कॉट स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर 15 डिग्री 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा से। तो टेन स्क्वायर 15 डिग्री, टेन स्क्वायर 15 डिग्री आ जाएगा 1 माइनस कॉस 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30, 1 माइनस √3 अपॉन 2, 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। टेन स्क्वायर 15 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों को जोड़ देता हूं, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। पहले ये लिख गया मैं, अब ये लिख रहा हूं 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4 माइनस 3 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4 √3,
प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4√3, 4√3 से 4√3 करने, ये 1 हो गया, ये हो गया 7 और 7 14, आंसर आ गया 14, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है मैंने डायरेक्ट जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। देखो एक त्रिभुज एबीसी में साइन ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, बी किसके बराबर है, बी को नेगेटिव टेस्ट से ले लूंगा, यदि मैंने बी इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, सबसे आसान होता है ना, लेट बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, साइन ए इक्वल टू कॉस सी, चूंकि मैंने b इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया तो a प्लस सी कितना बच गया अब 90 डिग्री, तो c बराबर 90 माइनस a हो गया, इसलिए ये सही है, आंसर आ गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। और कर देते हैं, दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 टू टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू अलग से दे रखी है, टेन टू बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 दे रखा है, फॉर्मूला लगा लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है, 10 लगा लिया मैंने, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 1, 10a की वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/2 प्लस 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 1 माइनस 10b/2, टाइम नहीं खराब कर रहा, यहां पर हो गए, जुड़ गया ये जुड़ गया 3 10b/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 से 2 10b इक्वल टू 1/3 आ गया, अभी तो इनको चैन ही नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इनको तो tan 2 बीटा चाहिए, tan 2 बीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 2/3 होल अपॉन 1 माइनस 1/9, 2/3 इंटू 9/8, ये 3 से 3 कट गया, ये 4 कट गया, 3/4 आंसर आ गया, है ही नहीं है, सी ऑप्शन आ गया 3/4, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है, कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं, डायरेक्ट चालू हो जाओ, 58 59 दे रखा है, tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू चौथे पाद में है, यानी कि माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में, cos 2 थीटा का मान चाहिए, देख लेते हैं cos 2 थीटा का मान क्या रहा है, tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अभी तो मैं साइन 2 थीटा ही लिखा हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में लूंगा मैं, देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले लिया, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10 से 2 tan थीटा कट गया, और ये क्या बन गया, हमें क्या चाहिए था, cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए थी, 1 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, डायरेक्ट ही आ गया, 1 आंसर आ गया, डायरेक्ट ही आ गया, कुछ और नहीं करना पड़ा अपने को। और कर देते हैं, दे रखा है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, थीटा न्यून कोण है 1 प्लस 4 cos 4 प्लस साइन 4 साइन थीटा का मान, मैंने जब 18 डिग्री के मान थ्योरी में कराए थे तो वहां पर साइन 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा का फॉर्म आता है, इसका मतलब थीटा बराबर 18 डिग्री है, ये कंडीशन, साइन 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, थीटा बराबर 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री का मान मैंने तो आपको याद करा रखा था, लेकिन यहाँ इन्होंने दे रखा है, अच्छी बात है ना, दे रखा है, ये दे रखा है, अपने लिए आसानी हो गई, 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस √5 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, √5, सी ऑप्शन आ गया। 61 क्या कहता है, के का मान चाहिए इनको, कहाँ चाहिए, अच्छा ये दे रखा है, अगले 3 प्रश्नों के लिए के का मान चाहिए, अगले में भी दे रखा है क्या ये, अरे यार ये नहीं दे रखा ना, इसको नीचे ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, ये 3 प्रश्न दे रखा है, समतल दे रखा है 6x प्लस ky माइनस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0, के निर्देशांक अक्षों को एबीसी पर काटता है, मूल बिंदु और एबीसी से गुजरने वाले गोले का समीकरण दे रखा है। देखो मैंने जब थ्योरी कराई थी तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था
कि ये एक गोला है जो इन अक्षों से ए बी और सी से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a0 0, इसके दे रखे हैं 0 b 0 और इसके दे रखे हैं 0 0 c। इस गोले का समीकरण ओ ए बी सी गोले का समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0 से तुलना कर लेता हूं मैं। a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया, c बराबर 4 आ गया। अब क्या चाहते हैं ये k बराबर तो 3 आ गया, 3 आ गया। तो समतल जहां पर है निर्देशांक अक्षों को काटते हैं, k का मान k किससे कंपेयर करूंगा, इससे। क्यों? क्योंकि अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर k इक्वल टू 3 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, k इक्वल टू 3 हो गया। अब है कि ये देखा यदि p गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी है तो k का मान कितना लिया मैंने, 3 लिया है, k का मान 3 आ गया। तो 6x प्लस 3y प्लस 3z, 6x P गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी तो पहले तो गोले का केंद्र ले लेता ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y। गोले का समीकरण लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस 12 नहीं दे रखा, बस यही दे रखा है, इक्वल टू 0। इसके केंद्र क्या आ जाएंगे, केंद्र हैं 1 और ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी चाहिए। समतल क्या दे रखा था, 6x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा था दोबारा से। समतल दे रखा है, हाँ, 6x प्लस 3y प्लस 3z, 6x प्लस 3y सिक्स एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12 दे रखा है। तो x एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट आ गया 2 0 0। ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए लंब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू केंद्र। इसके केंद्र हैं 1 3/2 और 2। लंब डाल दिया 6 0 0 से लंब डालना है। गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी, तो गोले के केंद्र दे रखे हैं हमें, ये वाले दे रखे हैं। गोले के केंद्र से समतल पर लंबवत दूरी डाल देता हूं मैं। तो देखो ये P हो गया, ये P हो गया। केंद्र दे रखे हैं ये रहे 1 3/2 और 2, ये हो गया 6 प्लस 9/2 प्लस 6 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 9, ये कितना होता है देख लेते हैं। 6 और 6 12 कट गए, ये हो गया 9/2 अंडर रूट 9 9 18 18 और 36 64। 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 2 इंटू 8 9/16 आ गया। 9/16 किसके बीच में आ जाएगा, बी ऑप्शन आ गया। 9/16 बी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं 63 दे रखा है। मूल बिंदु और गोले के केंद्र से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। मूल बिंदु 0 0 0 और गोले का केंद्र क्या दे रखा था, 2। गोले का केंद्र दे रखा था 1
3/2 और 2, ठीक है ना। ये गोले का केंद्र दे रखा था, देख लो, x² -2x -3y -4z, ठीक है। और समीकरण आ जाएगा रेखा का समीकरण x -0 अपॉन 1 -0, y -0 अपॉन 3/2 -0, z -2 अपॉन 0 z -0 अपॉन 2 -0। ये आ गया x अपॉन 1, 2y अपॉन 3, z अपॉन 2। 3 दूनी 6, 6 को मल्टीप्लाई कर लिया, 6 को यहाँ किया तो 3y आ गया, यहाँ आ गया 6 को किया तो 3 दूनी 6 बार 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 3z आ गया। आंसर आ जाएगा 6x + 4y = 3z, 6x + 4, डी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, दे रखा है समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है। समतल ये दे रखा है 2 3 -6 से गुजरता है, आसान है, 2 3 6 से गुजर रहा है, इसको पास करा दो। देखो 2 दूनी 4/k प्लस 3 दूनी 6/3 प्लस -6/3 = 2, 6/3 कट गए, k = 2 आ गया, ठीक है ना, k = 2 आ गया। अब क्या चाहते हैं कि समतल पर अभिलंब के दिक् अनुपात k का मान 2 रख दो, ये k का मान 2 यहां पे रख दिया तो हो गया 2x अपॉन 2, 2y अपॉन 3, z अपॉन 3 = 2, 2 से 2 कैंसिल, 3x प्लस 2y प्लस z = 6, drs क्या हो जाएंगे 3, drs हो जाएंगे 3 2 1, ये drs हो गए 3 2 1, ए ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, और ये आ जाएगा, आंसर आया है 3x + 2y + z, 3x + 2y + z = 6, 3x प्लस 2y + z = 6। अब बात करते हैं कि ये निर्देशांक अक्षों पर PQR पर काटता है तो P = क्योंकि y और z = 0 हो जाएगा तो 2 हो गया, Q = 3 आ गया और R = 6 आ गया, जोड़ दिया 6 और 3 और 2 11, बी ऑप्शन आ गया। ये कहते हैं 4i + j - 3k और pi + qi संरेखीय है तो क्या कंडीशन लगेगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये आ जाएगा 4/p, थ्योरी में बताया था मैंने आपको, 1/q = -3/-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4/p = 3/2, p की वैल्यू आ गई 4 दूनी 8/3, इन दोनों को ले लिया, q = 2/3, आंसर आ गया 8/3 2/3, 8/3 2/3, सी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, दे रखा है किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC के स्थिति सदिश ABC दे रखे हैं, त्रिभुज G का केंद्रक है, मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया था केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स a + b + c/3, ये G कोऑर्डिनेट G वेक्टर हो गया, A वेक्टर दे रखा है अपने को, A वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए, AG चाहिए, AG वेक्टर, तो G ले लिया पहले, a + b + c/3 - a ले लिया, ये A है, यह आ जाएगा a + b + c - 3a/3, आंसर आ गया b + c - 2a/3, b + c - 2a/3, सी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, देखो दे रखा है अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल पर बंटनात्मक है, बिल्कुल है, चेक करा देते हैं आपको। देखो कैसे, अदिश गुणनफल ये रहा और सदिश योगफल पर बंटनात्मक है। अदिश गुणनफल ये रहा, अदिश गुणनफल a.b और a.c बंटनात्मक है, सही हो गया। फिर दूसरा देखा सदिश गुणनफल सदिश योग पर बंटनात्मक है, चेक कर लेते हैं, ये रहा a b × c, देख लेते हैं, a × b लिखूंगा, a × c लिखूंगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सदिशों का गुणनफल सहचारी होता है, देख लेते हैं, a × b × c नॉट इक्वल टू होता है a × b × c के, हम जानते ही हैं, मैंने थ्योरी में लिखाया था, तो ये गलत हो गया, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, सी ऑप्शन है, 1 और 2 सही है। और कर देते हैं, दे रखा है ए बी सी 3 शून्येतर नॉन जीरो हैं,
कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, तब बी और सी दिए गए हैं तो ए अद्वितीय बिल्कुल अद्वितीय होता है, ए और बी दिए गए हैं तो सी अद्वितीय बिल्कुल सही है, एक और दो दोनों सही है। देखो कैसे होता है, क्योंकि दे रखा है इन्होंने ए क्रॉस बी इक्वल टू सी। अब ये कह रहे हैं कि बी और सी दिए गए, देखो बी भी दे दिया और सी भी दे दिया तो ए अद्वितीय आएगा ही, ए बच गया। और यदि ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया तो डेफिनेटली सी आएगा ही आएगा, दोनों की दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, सी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, कह रहा है कि ए और बी दोनों की दोनों यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, इकाई सदिश दे रखे हैं, मॉड ए माइनस बी लेस देन 2 दे रखा है, ए और बी के बीच में कोण दे रखा है 2 थीटा। सही क्या है इसमें से? सही तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, मॉड ए माइनस बी लेस देन 0 दे रखा है, लेस देन 2 दे रखा है, स्क्वायर कर दिया मैंने अंडर रूट लगा के, और इसको मैंने आपको बताया था ये ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी है, ये लेस देन 2 है, ए डॉट ए हो गया प्लस बी डॉट बी हो गया माइनस 2 ए डॉट बी हो गया, ये डॉट है ये माइनस है, लेस देन 2 हो गया, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये 2, मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1 और cos 2 थीटा, क्योंकि दो इनका एंगल दे रखा है 2 थीटा, ये हो गया 2 कॉमन 2, 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया, लेस देन 2 आ गया, 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, लेस देन 1 ही है भाई, लेस देन 2 है, लेस देन 2, और ये 2 कॉमन 4, 2 साइन थीटा, मॉड दे रखा है लेस देन 2, ये भी कट गया, मॉड साइन थीटा लेस देन 1, समीका दे रखी है, एस समीका दे रखी है, -1 और 1 के बीच में है, डी ऑप्शन। और कर देते हैं, देखो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 में से 2 अंक यादृच्छिकता ले लेते हैं, 2 ही लेने हैं, 5 से 2 एक दूसरे को गुणा करते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों का अंतिम गुणनफल करें तो अंतिम डिजिट 0 आए, देख लेते हैं। देखो 5 अंक हैं कुल, परिणाम 5 से 2, 5 इंटू 4, 1 इंटू 2, 10 आ गए। और हमें वही लेने हैं जैसे एक जिसमें अंतिम अंक 5 आए, अंतिम अंक 0 आए, तो 2 इंटू 5 करूंगा तो 10 आएगा, 4 इंटू 5 करूंगा तो 20 आएगा। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/10, 1/5, बी ऑप्शन आ गया। 71। और कर देते हैं, दे रखा है एक प्रयोग से प्राप्त डेटा के अनुसार आवर्ती वक्र बहुलकी मानते हुए बाईं ओर विषम है, वक्र से क्या? हमेशा बहुलक ग्रेटर देन माध्यिका ग्रेटर देन, डी ऑप्शन होता है इसका, ये डी ऑप्शन होता है, ये हमें याद करने का थ्योरी का पॉइंट है, ये डी ऑप्शन होता है, डी। और कर देते हैं, 5 प्रेक्षणों में प्रसरण दे रखा है 3.6, प्रेक्षणों में 2 2 4 5 है, तो शेष प्रेक्षण क्या है? एक ही तो प्रेक्षण बच रहा है। देखो दे रखा है 2 2 4 और 5, योग कर लिया, 2 और 2 4 और 4 8 और 5 13, एक ही तो माना। मैंने नेगेटिव टेस्ट ले लेता हूं, मैं नेगेटिव टेस्ट है, इसको 7 ले लिया तो 20 आ गया, टोटल 5 है तो माध्य आ गया, ये 4 इसका माध्य आ गया। अब प्रसरण का मान क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समीशन मॉड xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। एक्स बार दे रखा है अपने को 4, xi यहाँ पे लिख दिया 4 4 4 4 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 2 0 1 3, और यहाँ पर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस माइनस ये प्लस है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 4 0 1 9, जोड़ दिया 9 और 1 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 18/5, तो ये जाएगा 5 3 15। इसका मतलब जो माना था नेगेटिव रेस से वो सही है, तो शेष प्रेक्षण क्या है? 7 आ गया, सी ऑप्शन आ गया। नेगेटिव टेस्ट से कर लिया मैंने सी, क्योंकि ये 7 जोड़ लिया ना तो 20 हो गया था, इसलिए। दे रखा है समांतर श्रेणी के 50 पदों का समांतर माध्य चाहिए, प्रथम पद 4 दे रखा है, सार्वंतर भी 4 दे रखा है,
तो समांतर श्रेणी का योग कर दो। 50 पदों का योग चाहिए, 50 बटे उनका अनुपात उनका औसत चाहिए, 50 को डिवाइड कर दिया, 2 कर दिया। ए दे रखा है 4 प्लस 50 माइनस 1 और अंतर भी दे रखा है 4। देखो 50 से 50 कैंसिल कर दिया, 4 को कॉमन ले लिया, 4 आ गया, 2 प्लस 49 आ गया, ये 2 कट गया, ये 2 इंटू 51 आ गया, आंसर आ गया 102। डी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं। देखो दे रखा है 21, 34, 23, 39, 26, 37, 40 इनके माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन गुणांक का फॉर्मूला ही नहीं पता अपने को। फॉर्मूला पता है क्या? थ्योरी में बताया था मैंने। माध्य विचलन गुणांक का सूत्र है माध्य विचलन अपॉन माध्य। अच्छा, अब माध्य विचलन क्या होता है? माध्य विचलन की बात और कर लेते हैं। माध्य विचलन का क्या सूत्र होता है? समीशन xi माइनस ए होल अपॉन एन, ये माध्य विचलन होता है। अब देख लेते हैं ए कैसे आ रहा है। ए क्या है? माध्य है। ए है माध्य। माध्य मतलब टोटल कितने डाटा दे रखे हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखे हैं। 10 दे रखे हैं भाई, 10। इनका योग कर लेते हैं। देखो कैसे, इन सबको योग कर लेते हैं। देखो 40 और 20 60 हो गया, ठीक है ना, 60 हो गया, और 23 और 37 ये भी 60 हो गया, 120 और 120 हो गया, और 34 और 26 ये भी 60, 180 आ गया, 180 आ गया, और 39 और 21 240 आ गया, और ये 300 आ गया भाई। टोटल इसका योग 300 है। तो ये आ गया 30 आ गया। xi माइनस ए, एक्स आई लिख दिया और यहां पर a लिख दिया। xi है सबसे पहले 21 और ये 34, इस तरीके से दे रखा है। मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, ये देखो ये xi है और ये a है। 21 34 ये सब 50 हैं, इनको घटाना ही है, घटा के मोड लेना है। ये 50 नहीं 30 है, ये 30 है। यहां पर आ जाएगा 7, 34 में से गए 4, 23 में से गए 7, ये 9 आएगा, ठीक है ना, और 23 में से गए 7, 39 में से आ गया 9, 26 में से 4, 37 में से 7, 10, फिर 10, 3 और फिर 3। इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है देख लो। ये हो गया 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 33, 33 और 7 40, 50 60 66 आ गया, 66 आ गया। इस फॉर्मूले में लगा देता हूं, इस वाले फॉर्मूले में लगा रहा हूं। देखो ये हो गया 66 और माध्य दे रखा है हमें 30, और टोटल कितने दे रखे थे? ये तो माध्य विचलन क्या है? ये वाला अपॉन एन, एन कितने हैं? 10। ये आ गया 3, 22/100 आ गया, 22/100 आ गया। 22/100 को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया? -0.22 आ गया। बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया 75। और कर देते हैं, क्या कह रहा है? 0 to π/4 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन करना है। 0 to π/4 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, खोल दिया इसको। 0 to π/4 dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 1 हो गया। 0 to π/4 dx अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x हो गया। अब 1 प्लस साइन 2x हो गया, 1 माइनस साइन 2x को अंश और हर में गुणा कर देता हूँ। 1 माइनस साइन 2x को मैंने अंश और हर में गुणा कर दिया, तो ये बन जाएगा 0 to π/4, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 0 to π/4 सेक स्क्वायर 2x हो गया, माइनस ये हो जाएगा 10x सेक एक्स, 10x, और यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स,
ये इंटीग्रेशन इसका हुआ, ये हो जाएगा tan 2x अपॉन 2, 0 to π/4 माइनस ये हो जाएगा sec 2x अपॉन 2, 0 to π/4। ठीक है ना। अब मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया, π/4 0 हो गया और 0 पर 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, माइनस π/4 क्या 0 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस लगा ही हुआ है, माइनस माइनस 0 लिखा तो यह आ जाएगा 1/2, माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि जब 0 लिखा माइनस तो पहले दे ही रखा था, और 0 लिखा तो ये आ गया, माइनस दे रखा था ना, तो एक बार देख लो, ये देखो ये माइनस तो पहले से चल ही रहा है, और 1/2 भी चल रहा है, माइनस भी चल रहा है, और यहाँ पर सेक π/2 आ गया, माइनस सेक 0 आ गया, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, सेक 0, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ गया आंसर इसका बी ऑप्शन, 1/2 आ गया। ये 76 था, और कर देते हैं। दे रखा है साइन कॉस, सारे की सारे नेगेटिव पावर दे रखे हैं, हर मैं ले लेता हूं dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स है, इसको और लिखा, ये कॉस एक्स ऊपर आके सेक एक्स हो गया, ये dx लिखा, अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स लिखा। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि कॉस एक्स को यहाँ पर भी सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ भी सेक एक्स को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये सेक अंदर चला गया तो नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, tan x आ गया, और अब की बार tan x इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा दिया, सेक स्क्वायर एक्स तो चला ही गया, 2t dt अपॉन t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया 2t 2 अंडर रूट 10x, 2 अंडर रूट 10x, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, दे रखा है I1 और I2 दे रखा है, I1 में e रेज़ टू x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x, I2 को भी बिल्कुल ऐसे बना लेता हूं, देखो I2 को यदि ऐसे बना लिया ना मैंने, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, dx अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस 1 e रेज़ टू माइनस x, अंश में चला गया e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x dx, I2 आ गया, I1 प्लस I2 कर दिया मैंने, बन जाएगा e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x अपॉन e रेज़ टू x, e रेज़ टू माइनस x dx, ये से कट गया, dx आ गया, dx को इंटीग्रेट करूंगा, x प्लस सी आ गया, x प्लस सी दे रखा है क्या, यस, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया 78। और कर देते हैं, क्या रखा है x अपॉन ग्रेट मॉड x, मॉड x को ओपन करना है, देखो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन जीरो ही दे रखा है, -2 to -1, -1 आ गया, dx आ गया, माइनस बाहर x -2 to -1 -1 -2 2 -1 आ गया, क्योंकि +1 आ गया -1, आंसर आ गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया 79। और कहते हैं sin 4x प्लस sin 2x के कितने चरम मान है, यानी कि जहां पर मैक्सिमम मिल सकता है, मिनिमम मिल सकता है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उच्च निम्न की थ्योरी लगानी पड़ेगी, y इक्वल टू sin 4x प्लस 2x दे रखा है, dy अपॉन dx इक्वल टू 4 cos 4x है, 4x प्लस 2 0 कर लिया, cos 4x इक्वल टू -1/2 कर लिया, 120 डिग्री पर होता है ना ये वाला, और भी होता है 240 डिग्री पर भी होता है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या देखो 0 और 90 डिग्री के बीच में, यस, 2 मान आ गए, 2 इसके चरम मान हैं। और कर देते हैं, देखो दे रखा है 1/10x प्लस cot x का अधिकतम मान क्या है, 0 to π/2 में दे रखा है, अधिकतम मान ज्ञात करना है भाई, तो y इज इक्वल टू 1/10x प्लस cot x, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन x cos x, ये हो जाएगा sin x cos x, 2 को अंश में और 2 को हर में गुणा कर दिया, 1/2 sin 2x आ गया, 1/2 sin 2x आ गई, ये 2 है, ये साइन है, sin x है,
साइन 2x की, अभी तक तो मैंने अवकलित ही नहीं किया है, लेकिन मेरे को पता है साइन 2x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। साइन 2x की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 to 1 होती है। मैंने दोनों तरफ 2 को भाग लगा दिया, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 आ गई। बी ऑप्शन आ गया। दे रखा है 4x, इसमें हमें f2 का मान चाहिए, यानी कि fx का मान चाहिए। 2 तो हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बिल्कुल लास्ट में। देखो 4fx माइनस f1/x इक्वल टू 4x² माइनस 1/x², मल्टीप्लाई कर लिया, और x की जगह मैंने 1/x लिखा, x की जगह 1/x लिख दिया, x की जगह 1/x लिख दिया, ये लिख दिया। अब मेरे को तो fx ही चाहिए ना, तो इसको तो रखना है, इसको हटाना है, तो यहां पे मैं 4 को गुणा कर देता हूं। इसमें मैंने 4 को गुणा कर दिया, तो देखो ये हो जाएगा -4f1/x प्लस 4fx। यहीं पे तो क्या 4 को 16x², 4/x², इन दोनों को अब मैंने घटा दिया, जोड़ दिया, ये घट गया, जोड़ दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16 था, तो हो जाएगा 15fx। और देखो ये क्या, ये कट गया, जोड़ा है ना, और ये 15x² आ गया, 15 से 15 कट गया, fx इक्वल टू x² आ गया। हमें तो f2 की वैल्यू चाहिए, तो 2² बराबर 4 आ गया। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, ये हमारा इसमें डी ऑप्शन आ गया, ये डी ऑप्शन। और कर देते हैं, दे रखा है 4x + 3 f2 3 बार चाहिए। पहले f 3 बार मैं इस फलन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं 3 बार फलन को सॉल्व कर रहा हूं। f, ये f और ये fx, ठीक है ना, ये वाला f ऐसे की ऐसे, ये वाला f ऐसे की ऐसे, इस fx की वैल्यू 4x + 3। वापस आ जाओ, इस f को ऐसे की ऐसे लिखा, वापस f में गया, 4x की जगह लिखा मैंने 4x + 3 और +3, सॉल्व कर लिया, ये f हो गया 16x, 4 × 3 = 12 + 3 16x + 15, वापस से रख दिया, ये हो जाएगा 4 16x + 15 + 3, ये हो जाएगा 16 चौक 64 आ गए। जरूरत ही क्या है, ये तो 4 है, x की वैल्यू ये आ जाएगा ना, f -1 रख देता हूं, तो -16 + 15 + 3, ये हो जाएगा -4 + 3 -1, आंसर आ गया ए ऑप्शन। और कर देते, दे रखा है x raised to y, y raised to x = 1, 1 पर dy/dx का मान चाहिए। लॉग ले लो, लॉग लेना आसान है क्या, अरे लॉग लेना तो आसान है, लेकिन मेरे को dy/dx 2 बार मिलेगा, उससे अच्छा मैं शॉर्ट मेथड लगा देता हूं। देखिएगा x raised to y, y raised to x -1 = 0। देखो मैंने क्लास में बताया था आपको शॉर्ट मेथड, मैं इसमें शॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूं। dy/dx माइनस, अंश में किया, y को कांस्टेंट माना, x raised to y -1, y raised to x, x raised to y, y raised to x log y, और फिर इसको किया x raised to y log x into y raised to x plus x raised to y x y raised to x -1। मैंने शॉर्ट मेथड यूज किया है, और अब x = 1, y = 1 रखना है। देखो यहाँ पे 1 रखा, 1 - 1 1 1 1 आ गया, यहाँ log y 0, ये 0, 1/1, आंसर आ गया -1, ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया, शॉर्ट मेथड यूज किया। और कर देते हैं, देखो दे रखा है y = x raised to x whole raised to x = 1 पर dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। दे रखा है y = x raised to x whole raised to x, log ले लिया मैंने, log y = x log x raised to x, ये x raised to x आगे आ गया, तो x² log x हो गया, ये हो गया log y। अवकलित किया 1/y dy/dx = 2x log x plus x²/x, x कट गया, और x = 1 पर
y इक्वल टू भी 1 है, क्योंकि यहाँ भी 1 किया, 1 1 1 1 आ गया। सारा की सारा वैल्यूज सब्सटीट्यूट किया मैंने यहाँ पे, y की वैल्यू 1 दे रखी है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये 1 हो गया, आंसर 1 आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। और कर देते हैं, बी ऑप्शन आ गया इसका। नेक्स्ट कर देते हैं, 85 हो गया, 86 देखते हैं क्या दे रखा है। 86 दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 -4 से -3 के बीच में दे रखा है, x इज इक्वल टू -3.5 दे रखा है। y का अवकलज क्या है, अरे अवकलज तो 0 ही होगा, कांस्टेंट है ये तो। करके दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, x इज इक्वल टू -3.5 रखा, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.5 प्लस a ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 खुलेगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा 0, डी ऑप्शन। 86 और करते हैं, 87 कह रहे हैं कि dy अपॉन dx log 5y log 5 देखो कैसे करना है, ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू log 5 इंटू y नीचे ले लिया, dy अपॉन y हो गया, log 5 इंटू dx हो गया, इंटीग्रेट कर लिया, log y इक्वल टू log 5 इंटू x प्लस सी हो गया। ये देखो कह रहे x इज इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर y, x इज इक्वल टू 0 पर y हो गया log 5। ये दिया है, जब दिया है तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। log y log 5 इक्वल टू ये log 5 और ये 0 प्लस c की वैल्यू आ गई log 5, और इस log 5 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा log y इक्वल टू log 5 x log 5 प्लस log 5 log 5। अभी भी आंसर नहीं आया। अब क्या कहते हैं, y1 यानी x इक्वल टू 1 पर y का मान, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू y का मान, ये log y रखा रहने दिया, ये log 5 आ गया, ये आ गया log 5 log a प्लस b log, ये आ जाएगा 5 log 5 आ गया, ये log से log कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5 log 5 आ गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया। और कर देते, दे रखा है 10⁻x। मैंने आपको इसका कर्व बताया था, थ्योरी में बताया था कि कर्व से हम सारा की सारा इसमें फाइंड कर लेंगे। ये देखो ये कर्व दे रखा है 10⁻x का कर्व, इसका प्रांत पूरा की पूरा x एक्सिस माइनस इंफिनिटी, संतत फलन है, कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर अवकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जगह ये संतत है और कहीं भी शार्प एजेस नहीं है। x इज इक्वल टू 0 तो यही तो मिलेगा, अरे यहां थोड़ी ना मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 तो ये दोनों सही हो गए, तीनों सही हो गए, डी, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। कर्व दे रखा है, स्मूथ है, कहीं भी शार्प एजेस नहीं बने हुए, x एक्सिस पर पूरा की पूरा प्रांत है, संतत है, अवकल नहीं है। 89 है, एक्स क्यूब कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 0, 0 आंसर आ गया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया इसका आंसर। और कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन, लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फैक्टर्स कर लिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे दे रखा है अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसके फिर से फैक्टर हो गए अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये कट गया। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 1, 1 पुट किया, 1 और 1 2, 2 इंटू 3 6 आ गया, सी ऑप्शन। और कर देते हैं,
कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं इसका आंसर 99 होता है, थ्योरी में देख लेना, मैंने बताया था लेंथी क्वेश्चन है। डी और कर देते हैं, और 99 से इनका 0 होता है, क्योंकि ये 99 था तो ये 0 हो जाएगा, और कर देते हैं। और y में से सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आता है 90, आंसर इसका आता है 90, सॉल्व करना पड़ेगा। ये दे रखा है प्राप्तांकों 3 दे रखे हैं, 51 छात्र दे रखे हैं, समांतर श्रेणी में प्रथम पद 4 है, सार्वंतर 3 है। अभी तो किया था, माध्य क्या है, माध्य 50 51 का माध्य अभी किया था। 51 छात्र दे रखे हैं, तो 51 छात्रों का समांतर श्रेणी का योग 2 × 4 + 50 × 3, 2 को कॉमन ले रहा हूं, 51 से 51, 2 को कॉमन ले लिया, बन गया 4 + 25 = 75, 79 आ गया, आंसर आ गया 79, माध्य आ गया। डी और कर देते हैं, देखिएगा ये 51 दे रखे हैं हमें, ये दे रखा है माध्य, इनकी माध्य का क्या है, तो एक समांतर श्रेणी प्रथम पद 4 है, तो कुल विषम पद है, इसलिए माध्यिका n+1/2वां मान, यानी कि 51 + 1/2 26वां मान, ये हो जाएगा 26वां मान कितना हो जाएगा, T26 = ए कितना दे रखा है 4 + 26 - 1 × 3, 4 + 75 79, बी ऑप्शन आ गया, माध्यिका आ गई बी ऑप्शन। माध्यिका भी 79, माध्य भी 79, तो माध्यिका से आके गए विचलनों का योग 0, माध्यिकाओं से मापे हुए विचलनों का योगफल 0। ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन है कि 3 दे रखे हैं जॉब के लिए, 90 आवेदक हैं, देख लो ना, 90 क्या, 9 18 27 54 54 36 90 हैं, कोई समस्या नहीं है। जी तो क्या है, स्नातक है, वहां पर भी स्नातक चाहिए, जी ग्रेजुएट है, स्नातक है। अब स्नातक का कौन सा है कॉलम, ये वाला है, ठीक है ना, जी स्नातक, और टी क्या दे रखा है, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, तो इसी में देखना है भाई। और टी बार क्या हो जाएगा, टी बार 3 वर्ष से कम। अब हमें क्या करना है, जी इंटरसेक्शन टी बार ज्ञात करना है, तो कुल तो 90 है ही, कुल तो 90 है, दे रखा है इन्होंने। अब जी इंटरसेक्शन टी बार यानी स्नातक होना चाहिए और 3 वर्ष से कम, ये स्नातक और 3 वर्ष से कम 36, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 2/5, बी ऑप्शन आ गया, इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब कर देते हम नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, आगे क्या, नहीं आया, कॉपी नहीं आई, ठीक है भाई, नहीं आई तो लेनी पड़ेगी। अब दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि अब तो सॉल्व करना पड़ेगा कि जी क्या था, जी था पहले तो मैं P G/T बार, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, P G इंटरसेक्शन T बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ T बार। तो G इंटरसेक्शन T बार अभी किया था हमने 36/90, ये तो 36/90 था ना, और T बार, T क्या था, जिनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, यानी T बार हो जाएगा T बार
3 वर्ष से कम का अनुभव, 3 वर्ष से कम का अनुभव हमें ज्ञात करना है। अब देखना पड़ेगा अपने को 3 वर्ष से कम का अनुभव क्या था। 3 वर्ष से कम का अनुभव चेक करना पड़ेगा, दोबारा से जाना पड़ेगा। 3 वर्ष से कम का अनुभव, 3 वर्ष से कम का अनुभव इन दोनों को ही था। 27 और 6 63 है, ये 63 है भाई, ये 63 है। तो दोबारा से जाना पड़ेगा, क्या करूं, 63। तो ये हो जाएगा 63/90 और ये था 36/90। ये था P G इंटरसेक्शन T बार और ये था P T बार और ये था P क्या चाहिए, G अपॉन T बार। तो बस ये 90 से 90 कैंसिल हो गया और ये 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 से काट रहा हूँ, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, 4/7 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। और कर देते हैं टी बार जी बार। तो जी बार क्या है, जी तो था ग्रेजुएट्स की संख्या, अब जो ग्रेजुएशन में नहीं है उनकी संख्या, और टी इंटरसेक्शन डी, वापस से जाना पड़ेगा। तो देखो ये था स्नातकों की संख्या, जी क्या था, स्नातक, तो नॉन ग्रेजुएट, ये नॉन ग्रेजुएट कितने हो गए, 36 हैं नॉन ग्रेजुएट, 36 नॉन ग्रेजुएट हैं। और टी क्या है, 3 वर्ष का अनुभव, तो टी बार क्या हो जाएगा, 3 वर्ष से कम का अनुभव, ये हो गए 63। तो 36 हुए क्या, 36 और 63। जी बार लेना है आपकी बार, तो जी बार स्नातक, गैर स्नातक 36 हो गए, ये गैर स्नातक है। और टी बार है 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, 3 वर्ष से कम का अनुभव, ये हो गए 36 और 27, 36 और 27 63 हो गए। तो ये हो गए 36/63, 36/63। नहीं, टी बार, जी बार को नीचे लेना है, जी बार को नीचे लेना है, टी बार और जी बार का इंटरसेक्शन। तो टी बार दे रखा है 3 वर्ष से कम का अनुभव, तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष से कम का अनुभव, और जी बार लेना है यानी कि 27 आएंगे, ठीक है ना, 27। और नीचे टी बार है कम से कम 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष से कम का अनुभव, तो ये हो जाएगा 63। तो ये हो जाएगा 27/63, 27/63। एक बार चेक कर लेते हैं 27/63, ये देखो 27/63, तो ये क्या, कितना आ गया, 9 तिया 27 और 9 से कट रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है। और कुछ दोबारा से देखो, फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, ये 99 में दे रखा है हमें P टी बार अपॉन जी बार, ये आ जाएगा P टी बार इंटरसेक्शन जी बार अपॉन P जी बार। और जी क्या था, जी था स्नातकों की संख्या, स्नातक, तो जी डैश क्या आ जाएगा, गैर स्नातक, ये गैर स्नातक। और टी क्या था, टी था कम से कम 3 वर्ष, तो टी बार आ जाएगा 3 से कम। और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, यानी कि गैर स्नातक देखना है और 3 वर्ष से कम का अनुभव देखना है। गैर स्नातक जिनका 3 वर्ष से कम का अनुभव हो, और ये गैर स्नातक और 3 वर्ष से कम का अनुभव। गैर स्नातक जिन्हें 3 वर्ष से कम का अनुभव है, 3 वर्ष से कम का अनुभव है 27, ठीक है ना। और नॉन ग्रेजुएट कितने हैं, 27 और 9 36, ठीक है, 36 हैं। तो ये हो जाएगा 27/36, ये हो जाएगा 27/36
9 तिया 27, 9 चौक 36, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा 4/3। डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। और कर देते हैं 100। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 6 कामगारों में से यथार्थ रूप से 3 कामगार इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो देखो बीमारी कितने को दे रखी है, 33.33% को। तो बीमार बंदे कितने हैं, बीमारी की प्रायिकता, बीमारी की प्रायिकता 1/3 है। तो इसको मैं PD ले लेता हूं 1/3। तो जो बीमार नहीं होने की प्रायिकता, बीमार नहीं की प्रायिकता 2/3। अब ये कहते हैं कि 6 काम यथार्थ रूप से 3 ही कामगार बीमारी से हों। तो देखो द्विपद बंटन प्रायिकता से केवल 3 ही है। तो 1/3 होल क्यूब 2/3 होल क्यूब, ये हो जाएगा 6, 5, 4, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 1/3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3। ये देखो 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौक 20, 40, 80, 160, 160 बटे 3 दिया 9 दिया 27 81, 81 × 9 729, 160 बटे 729 है क्या, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ गया 100। 3 प्रश्न है, वेरी गुड, तीनों की तीनों हो जाएंगे। अब तो 100 दे रखा है। इस बात की क्या कि 6 में से कोई भी किसी को भी बीमारी नहीं हो। तो देखो पहले को भी बीमारी नहीं है, दूसरे को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 64, और ये 729 अभी किया था। आंसर आ गया बी ऑप्शन। और कर देते हैं, ये कहते हैं 6 कामगारों में से कम एक बीमारी से पीड़ित हो। अपन उल्टा ले लेते हैं, कम से कम एक बीमारी से पीड़ित हो, कम से कम एक बीमारी से पीड़ित हो, बीमारी से पीड़ित हो। तो हम कर लेते हैं 1 - एक भी बीमार ना हो। ठीक है ना, लगा देते हैं 1 - अभी लिखा 64/729। तो अब 729 में से 64 को घटा दिया, ये 5 हो गया, 12 में से जगह 6, और ये भी 6, 665/729। आंसर आ जाएगा 665/729, बी ऑप्शन। और कर देते हैं 103 कर देते हैं। तो देखिएगा, ये मैं नीरज गोयल, मैंने ये एनडीए के पेपर के आपको 102 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा। थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 18 प्रश्न मिलेंगे आपको। नमस्कार।